हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हमारी जो सीरीज चल रही है ग्रामर सेक्शन की, उसका एक और वीडियो लेकर हम आए हैं। तो इससे पहले एक ज़रूरी बात कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कर लें, ताकि आपको ये जो सीरीज चल रही है इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक से ही है। तो देखते हैं क्या है। वर्क हार्ड और उसके बाद ब्लैंक है यू विल फेल। तो देखिए, मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो अन्यथा किसका मतलब है? अदरवाइज का। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? अदरवाइज लिख देंगे। देखिए, इफ़ का मतलब होता है यदि, तो यदि का यहाँ कोई मतलब नहीं है। सो डेट का मतलब होता है ताकि, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है कि कठिन मेहनत करो ताकि तुम फेल हो जाओगे, ऐसा तो कोई है नहीं। कठिन मेहनत करो यदि तुम फेल हो जाओगे, तो ये भी गलत है। तो सबसे सटीक क्या है? अदरवाइज, कि वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है हाउ, और उसके बाद खालिस्तान है मिल्क डू यू बाय डेली। देखिए, मिल्क जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है? मच आता है। तो हम क्या लिख देंगे इसमें? हाउ मच मिल्क डू यू बाय डेली, कि कितना दूध आप रोज खरीदते हैं। अगला क्वेश्चन है इटली इज, और उसके बाद खालिस्तान है यूरोपियन कंट्री। अब आपको ए इंदा का प्रयोग करना है। इसमें से क्या आएगा? तो देखिए, जो ए इंदा का जो हम यूज़ करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं? ए एन का यूज़ हम करते हैं साउंड के आधार पर। अगर व्यंजन ध्वनि है, यानी कि कंसोनेंट ध्वनि है, कंसोनेंट ध्वनि है, तो हम लगाते हैं ए, यानी कि व्यंजन ध्वनि पर हम क्या लगाते हैं? ए। और अगर वोवल साउंड है तो हम लगाते हैं एन। इतनी बात आप समझ लें कि अगर व्यंजन ध्वनि है तो ए लगाएंगे, स्वर ध्वनि है तो एन लगाएंगे। आगे अक्षर लेटर क्या आया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ध्वनि किसकी निकली ये जरूरी है। तो देखते हैं ध्वनि किसकी निकली इसमें। तो देखिए, यूरोपियन कैसे लिखते हैं? यूरोपियन हम लिखते हैं यूरोपियन, यूरोपियन, ऐसे यूरोपियन। तो आप इसमें पहली ध्वनि देखिए, यह जो ध्वनि है, ये साउंड है, ये किसका है? व्यंजन, यानी कि कंसोनेंट साउंड है। वो कंसोनेंट साउंड में हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। तो इसमें आ जाएगा ए, कि इटली इज ए यूरोपियन कंट्री। ध्यान रखें, ए इन द के जो रूल हैं वो ध्वनियों पर आधारित है, ना कि लेटर पर, कि कौन सा लेटर पहले आ गया, कौन सा अक्षर पहले आ गया। ध्यान रखें किस पर है? ध्वनि पर। आगे बढ़ते हैं। ही डिड ऑल डेट ही डू फॉर हर। उसने वो सब कुछ किया जो वो उसके लिए कर सकता है। कर सकता है मतलब उसमें कितनी एबिलिटी है। और एबिलिटी की जब बात आती है तो हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं कैन। ज़्यादा इसमें सोचना नहीं, इसमें कैन आएगा। ही डिड ऑल डेट ही कैन डू फॉर हर, कि उसने वो सब कुछ किया जो वो उस लड़की के लिए कर सकता है। हर आ गया यहाँ, मतलब लड़की के लिए बात है। तो इसमें आपको कैन लगाना, क्योंकि इसमें एबिलिटी की बात हो रही है, क्षमता की बात हो रही है। क्षमता के मामले में हम लगाते हैं कैन। आगे बढ़ते हैं। ही लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है। देखिए, यहाँ दिल्ली कैपिटल नहीं लिखा इन्होंने, जबकि ये एक प्रॉपर नाउन है, डी कैपिटल आता, ठीक है। बट माई ब्रदर, लेकिन मेरा भाई जो है, उसके बाद ब्लैंक है इन भोपाल। तो देखिए, इसमें आएगा लिव्स। अब लिव से क्यों आएगा हम देखते हैं। कि मैं तो दिल्ली में रहता हूं, तो आई के साथ तो लिव आ सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आप देख रहे हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करिए, आई लिव। लेकिन आगे माई ब्रदर है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ फर्स्ट फॉर्म तो आती है, लेकिन वर्ब में फिर SES आता है, तो हम लगाएंगे लिव्स। तो क्या हो गया टोटल हमारा? कि आई लिव इन दिल्ली बट माई ब्रदर लिव्स इन भोपाल, कि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ लेकिन मेरा भाई कहाँ रहता है? भोपाल में रहता है। अब हम देखते हैं डू एज डायरेक्टेड। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन आया है वो रीअरेंजमेंट का आया है। आपको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। अभी ये मीनिंगफुल नहीं है ये सेंटेंस, क्योंकि क्रम इसका गलत है। तो देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट इसमें छाटेंगे। क्या है हमारा? द पुअर, आर्ट टू हेल्प, वी, द नीडी, एंड।
तो देखिए इसमें आपको इस जो सब्जेक्ट दिख रहा है वो है वी, तो आप सबसे पहले लिख देंगे वी, ठीक है। उसके बाद एक मॉडल दिख रहा है इसमें R2 वो मॉडल है जो हम मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य के लिए। तो इसका अर्थ कुछ इस सेंटेंस का इस प्रकार निकल रहा है कि हमें गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए। तो वी आर टू, ये R2 एक मॉडल है जिसमें हम नैतिक कर्तव्य के लिए इसका यूज़ करते हैं। वी आर टू हेल्प, फिर हेल्प आ जाएगा, फिर दो शब्द बच गए हैं, द पुअर, उसके बाद एंड आ जाएगा और फिर आ जाएगा द नीडी। तो क्या बन गया इस तरह से पूरा, ये बन जाएगा कि वी आर टू हेल्प द पुअर एंड द नीडी, या फिर द नीडी एंड द पुअर। आप जो भी करेंगे इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, आप द पुअर पर लिख दें या फिर द नीडी पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम। ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, कि वो अपनी फीस को जमा करने में कुछ ज़्यादा ही गरीब है, यानी कि नहीं कर सकता है। किससे बदलना है, इसको बदलना है सो और डेट से। तो देखिए कैसे बदलेंगे आप, हम जानते हैं कि जहाँ टू आया है वहाँ हम क्या लिखेंगे, सो। तो ये बन जाएगा ही इज सो पुअर, और उसके बाद लगाना है आपको डेट, और जो बाद का जो क्लोज आता है उसमें क्या आता है, कैन नॉट या कुड नॉट, ये टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा टेंस हम देख लेते हैं, ही इज, ये तो प्रेजेंट टेंस है, यानी कि इसमें कैन नॉट आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ही इज सो पुअर डेट ही कैन नॉट पे हिज फीस, ठीक है। क्या बन गया, ही इज सो पुअर डेट ही कैन नॉट पे हिज फीस, कि वो इतना गरीब है कि वो अपनी शुल्क को नहीं चुका सकता। देखिए कैन नॉट आपको साथ में लिखना है, कैन और नॉट अलग अलग नहीं लिखते हैं, साथ में लिखते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभिषेक शट द डोर, नेगेटिव में बदलना है, चेंज इनटू नेगेटिव। देखिए नेगेटिव बदलने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है, और टेंस कौन सा है इस बात को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा वर्ब पे, कि वर्ब क्या है। तो देखिए वर्ब है शट, शट की तीनों फॉर्म शट ही होती है, शट शट शट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो अब हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट हमारा है अभिषेक, यानी कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता तो इस वर्ब में एस होता, शट से होता, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो नहीं है। अगर पास्ट इंडेफिनिट की हम बात करें तो ये उसका बिल्कुल है कि अभिषेक शट द डोर, क्योंकि उसमें एस यस कुछ भी नहीं आता है, अभिषेक शट द डोर, यानी कि ये इसका टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव में बदलने के लिए आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो है डिड नॉट, यानी कि डिड आप यूज करते हैं। तो क्या बन जाएगा, अभिषेक डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म भी यही है शट। तो क्या बन गया, अभिषेक डिड नॉट शट द डोर, क्या अभिषेक ने दरवाजा बंद किया, अभिषेक ने दरवाजा बंद नहीं किया। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। आगे बढ़ते हैं। द बॉय इज माई फ्रेंड ही इज सिटिंग इन द लास्ट रो, कि जो लड़का है मेरा दोस्त है और वो है लास्ट रो में बैठा हुआ है। तो फिर से मैं बोल देता हूं, द बॉय इज माई फ्रेंड ही इज सिटिंग इन द लास्ट रो। देखो ये दो सेंटेंस आपको दिए हैं और नीचे क्या लिखा है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। पहली बात तो रिलेटिव क्लॉज होता क्या है, रिलेटिव क्लॉज वो होता है कि जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करे, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। और एडजेक्टिव मतलब कि विशेषण, विशेषण मतलब कि वो जो नाउन की विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो देखिए किस प्रकार ये बनेगा, ये बनेगा द बॉय, इसमें हम सबसे पहले कह देंगे द बॉय। उसके बाद चूंकि इसमें जो लड़का है वो सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे हु, क्योंकि हमें इस लड़के की ही विशेषता बतानी है, नाउन की विशेषता बतानी है हमें। द बॉय, हु लगा दिया। उसके बाद पूरा का पूरा आप सेकंड सेंटेंस ही के बाद वाला उठा लेंगे, ही नहीं लिखना है, उसके बाद जो बच गया
तो क्या बना हमारा, द बॉय हु इज सिटिंग इन द लास्ट रो, और फिर हमें फर्स्ट सेंटेंस में इज माई फ्रेंड जो बच गया उसको लास्ट में लिख देना है। तो क्या अर्थ निकलेगा इसका, इसका अर्थ निकलेगा कि लड़का जो कि आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ है मेरा दोस्त है। तो लड़के की विशेषता क्या निकली, जो कि आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं कि रिलेटिव क्लॉज का मतलब होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और एडजेक्टिव क्लॉज को हम कहते हैं विशेषण उपवाक्य, यानी कि जो वाक्य में विशेषण की भांति कार्य करे। तो हम कह रहे हैं कि हु इज सिटिंग इन द लास्ट रो, तो ये लड़के की विशेषता है कि लड़का कौन, जो कि आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ। इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। इस तरह से बन जाएगा। पीछे मैं आंसर दे रहा हूं इसके सारे, आप वहां से अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दे हैव पोस्टपोन्ड द कंसर्ट, कि उन्होंने जो संगीत कार्यक्रम था उसको पोस्टपोन कर दिया, आगे बढ़ा दिया, डेट आगे बढ़ा दी। पैसिव वॉइस में बदलना है। तो देखिए, पैसिव वॉइस में बदलने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, सेंटेंस का टेंस पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या ये पता होना चाहिए, फिर जो वर्ब दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। कैसे, क्योंकि इसमें हैव दे रखा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। ऑब्जेक्ट हमारा है द कंसर्ट। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उनमें हम लगाते हैं अलग से, क्या लगाते हैं, बीन। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट द कंसर्ट, द कंसर्ट। अब देखिए, कंसर्ट के साथ हैव नहीं आ सकता, उसके साथ आएगा हैज, क्योंकि कंसर्ट एक थर्ड पर्सन है। तो हम कहेंगे द कंसर्ट हैज बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें दे ही रखी है पोस्टपोन्ड, तो हम कह देंगे पोस्टपोन्ड, और फिर लास्ट हम लगा देंगे बाय। दे का क्या हो जाएगा, दे का हो जाएगा देम, क्या हो जाएगा, देम। तो क्या बना, द कंसर्ट हैज बीन पोस्टपोन्ड बाय देम। तो कंसर्ट इसमें ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद उसके हिसाब से हम वर्ब का चयन करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। तो हमने लिखा हैज बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दे रखी है, थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं हम पैसिव वॉइस में हमेशा। और बाय देम, देखो दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो दे से जो स्टार्ट होते हैं जो सेंटेंस, उनके जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाय देम लिखते ही नहीं है बहुत बार, तो क्योंकि लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब दे आ गया है तो दे का ऐसा रहता है कि अगर दे से स्टार्ट हुआ है तो बाय देम भले ही ना लिखे, और अगर लिख भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है देयर आर कंप्यूटर्स, देयर इज माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। तो इसको कंबाइन यूजिंग एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज से कंबाइन करना है। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि जहां कंप्यूटर है वहीं माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हर कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर डले हुए हैं। तो हम कैसे बनाएंगे कि हम इसमें कर देंगे सिंपली, हमें सबसे पहले लिखना है वेयर लगा दिया, वो पूरा पहला सेंटेंस हमारा हो जाएगा वेयर देयर आर कंप्यूटर्स, और उसके बाद कामा लगाकर हम क्या लिख देंगे, देयर इज माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो क्या बनाया हमने कि जहां कंप्यूटर है वहीं क्या मौजूद है, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो ये एडवर्ब क्लॉज कैसे हो गया, क्योंकि इसमें जो वेयर देयर आर कंप्यूटर से किसकी भांति कार्य कर रहा है, अब एडवर्ब क्लॉज की भांति कार्य कर रहा है। एडवर्ब क्लॉज यानी कि वाक्य में उस उपवाक्य को किसकी भांति कार्य करना है, विशेषण की भांति कार्य कर, क्रिया विशेषण की भांति कार्य करना है। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण, है ना। तो हम कह रहे हैं वेयर देयर आर कंप्यूटर्स देयर इज माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। तो वेयर देयर आर कंप्यूटर्स किसकी भांति कार्य करने लगेगा, एडवर्ब क्लॉज की भांति। तो देखिए, मैं बाद में सभी का आंसर भी दे रहा हूं, आप इसमें मिला सकते हैं। ये आप ये लास्ट वाला देख सकते हैं, वेयर देयर आर कंप्यूटर्स देयर इज माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। देखिए, इसमें कामा क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो पहले जो क्लॉज आया है वो जो क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पहले आ जाता तो हमें फिर कामा लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर ये पहले आ जाता ना कि देयर इज माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, तो इसमें जरूरत नहीं थी। लेकिन पहला वाला जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए हमें उसके बाद हम क्या लगाएंगे, कामा
लगा देंगे। तो ये सारे आंसर हैं, आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं और इनके नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हम वही ले रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।